नमस्कार। आज हम बड़े आकार के बांध और जलाशयों के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह भूविज्ञान के बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय पेपर में यूनिट 2 के अंतर्गत यह विषय है और आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह बात समझी जा सकती है कि यदि बांध वृहद आकार का है तो उसे इस तरह की नदियों में बनाया गया होगा जिसमें वर्ष भर जल का सतत प्रवाह होता रहता है। इस तरह से यदि इन नदियों पर बांध बना जाएगा तो जो जलाशय बनेगा वो भी वृहद आकार का होगा। इस तरह से डैम या बांध एक ऐसी इंजीनियरिंग संरचना होती है जो कि बाकी इंजीनियरिंग संरचनाओं से अलग होती है। जैसे मान लीजिए ब्रिज है या बड़े आकार के भवन हैं, उनसे ये अलग होता है। ये अलग क्यों होता है, इसके लिए हम 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला, एक सीमित क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में कंक्रीट और जल का जमाव हो जाता है। बांध बनाने के लिए कंक्रीट और स्टील का उपयोग किया जाता है और जब बांध बन जाता है तो जो जलाशय का निर्माण होता है उस जलाशय में बहुत बड़ी मात्रा में जल भराव हो जाता है। इसके कारण से जो बांध की नींव है, फाउंडेशन, उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। दूसरी प्रमुख बात है कि जो जल का नियम है या जल का जो प्रभाव होता है वो एक तरह का इरोजन का प्रभाव होता है या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है जो कि बांध के फाउंडेशन में लगातार पड़ता रहता है और इस कारण से बांध से और जो जलाशय है इससे लीकेज, इरोजन की संभावना बढ़ जाती है और डैम का फेल्यूर भी हो सकता है। इसलिए ये जब संरचना बनाई जाती है तो बहुत अधिक सावधानी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ बनाई जाती है। तीसरी प्रमुख बात आती है कि यदि बांध बनाया जा रहा है तो निश्चित ही वो किसी नदी घाटी क्षेत्र में बनाया जाएगा और जैसा हम जानते हैं कि नदियों का प्रवाह निश्चित क्षेत्र में होता है और वह क्षेत्र या तो फॉल्टेड जोन हो सकता है, जॉइंटेड जोन हो सकता है, क्योंकि नदियों को भी प्रवाह के लिए सुगम क्षेत्र चाहिए जहां से वो बह सकें और फॉल्ट या जॉइंट्स ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उनको बहने के लिए उपयुक्त स्थान देती हैं। तो नदियों का जो प्रवाह है सामान्यतः स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड यदि है तो फिर वो डैम जहां बनाया गया है वह अत्यधिक सावधानी से बनाए जाने वाली संरचना हो जाती है। इस तरह से डैम या बांध एक कृत्रिम रूप से बनाया गया ऐसी संरचना है जो कि उस स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तित कर देती है और वहां की जलीय परिस्थितियों को भी परिवर्तित कर देती है, चाहे वो अपस्ट्रीम साइड हो या डाउनस्ट्रीम साइड हो। जलाशय के पूर्ण रूप से भर जाने के पश्चात तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस स्लाइड में हमें धमतरी जिले में बना हुआ गंगरेल डैम और उस डैम के बनने के बाद बना हुआ जलाशय, जिसे रविशंकर सागर जलाशय भी कहते हैं, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बांध को बनाने में एक सीमित क्षेत्र में कंक्रीट और स्टील की बहुत बड़ी मात्रा उपयोग में लाई गई है और बांध के बनने के पश्चात जो जलाशय में जल भराव की स्थिति हुई उससे बहुत बड़े क्षेत्र में जल का भराव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसकी पूर्व की स्लाइड में जो हमने 3 प्रमुख कारण बताए थे बांध को दूसरी संरचनाओं से जो अलग बनाते हैं, वह स्थिति यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि एक सीमित क्षेत्र में ही इतनी बड़ी मात्रा में जो फाउंडेशन है या नींव है उस पर कितना दबाव पड़ रहा होगा। इसीलिए जो बांध है वह संरचना बाकी इंजीनियरिंग संरचनाओं से अलग होती है और इसको बनाने में विशेष प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम देखते हैं कि बांध के बनने और जलाशय में जल भराव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्रमशः अब हम सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला प्रभाव है इरोजन एंड लैंडस्लाइड इन रिजर्वायर बेसिन्स।
जल भराव के पश्चात बहुत बड़े क्षेत्र में जल की मात्रा एकत्रित हो जाती है, इसलिए उस क्षेत्र का इरोजन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। भूमिगत जल में चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल का भराव हो गया है, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा या भूमिगत जल का स्तर कभी ज़्यादा हो जाता है, और यदि जलाशय में जल की मात्रा कम होती है तो वो कम भी हो सकता है। इस तरह से भूमिगत जल में उसके स्तर में लगातार परिवर्तन होने से जो रिजर्वायर है उसके दोनों ओर लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर यदि जो बांध है वो सकरी घाटी में बना हो तो यह लैंडस्लाइड और ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। दूसरा बिंदु है रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, उसका दबाव सतह के नीचे उपस्थित शैलों पर पड़ता है। बांध के कारण जो दबाव फाउंडेशन में पड़ता है वह भी प्रभाव डालता है। इसलिए चूंकि सतह के नीचे जो पहले चट्टानें थी वो संतुलन की स्थिति में थी, और इनके कारण बांध का वेट और जो रिजर्वायर का जो जल भराव है उसका जो भार है उसके कारण संतुलन में परिवर्तन हो सकता है, और रिजर्वायर के कारण भूकंप की घटना हो सकती है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में जो भूकंप आया था वो इसी तरह का भूकंप था जिससे काफी हानि हुई थी। पर्यावरण पर तीसरा प्रभाव पड़ता है इवोपरेशन लॉस के कारण। बांध बनने के पहले जब जलाशय नहीं निर्माण हुआ था और वृहद क्षेत्र में जल भराव नहीं था, उस स्थिति में वाष्पन की क्रिया कम होती थी, परंतु अब एक बहुत बड़े क्षेत्र से लगातार वाष्पन की क्रिया होती है जिससे जलवायु में जो वायुमंडल है उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। जल वाष्प की मात्रा बढ़ने के कारण स्थानीय स्तर पर अपने को मौसम में कुछ परिवर्तन दिखाई दे सकता है जिसे माइक्रोक्लाइमेटिक चेंज कहेंगे। यह माइक्रोक्लाइमेटिक चेंज उस स्थान की जलवायु को स्थानीय स्तर पर प्रभावित कर सकता है। चौथा जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, वो सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो रिजर्वायर के जल की क्वालिटी है वह उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह हम समझ सकते हैं कि जब नदी में सतत जल का प्रवाह होता था तब उसकी गुणवत्ता अच्छी थी और उसका उपयोग अपन विभिन्न कामों में कर सकते थे, परंतु बांध बनने के पश्चात जलाशय में जल भराव होने के पश्चात एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल के भराव और ठहराव की स्थिति हो जाती है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। उसमें उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक या जैविक पदार्थ हैं उनका लगातार डिके होगा, वो उनके सड़ने से बैक्टीरिया पैदा होंगे और बीओडी जो होता है उसके स्तर में अपने को परिवर्तन देखने को दिखाई पड़ेगा। अगला पर्यावरणीय प्रभाव है डिस्ट्रक्शन ऑफ अपस्ट्रीम फ्लोरा एंड फाना। जलाशय बनने के पश्चात एक बहुत बड़ा क्षेत्र डुबान में आ जाता है, और इस अपस्ट्रीम साइड में जो जलाशय बना हुआ है उस क्षेत्र में जो भी फ्लोरा यानी वनस्पतियां थीं और फाना जो जीव जंतु आसपास रहा करते थे वे अब उस परिस्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए जो पहले से मौजूद फ्लोरा और फाना था वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्लोरा या फाना डेवलप हो जो जलीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, परंतु चूंकि जल की गुणवत्ता में भी परिवर्तन हो सकता है इसलिए फ्लोरा और फाना में निश्चित तौर पे पहले से उपस्थित फ्लोरा और फाना समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं उस डुबान वाले क्षेत्र में। छठवां बिंदु आता है सबमर्जेंस ऑफ मिनरल डिपॉजिट। यदि डुबान क्षेत्र में कोई खनिज संपदा रही होगी तो चूंकि अब क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, हम उस खनिज संपदा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः बहुत ज्यादा उदाहरण में नहीं है, फिर भी यदि किसी भी तरह का खनिज संपदा है चाहे वो बिल्डिंग स्टोन के रूप में क्यों ना हो, अब हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सातवां प्रभाव है डाउन स्ट्रीम इरोजन। जलाशय में जो जल भरा हुआ है उसका लंबे समय तक जलाशय में ठहराव होने के कारण उसमें जो भी सिल्ट की मात्रा होती है वह नीचे की ओर बैठ जाती है। तो जब जलाशय से पानी
किसी भी कार्य के लिए छोड़ा जाता है और डाउनस्ट्रीम साइड में जब पानी जाता है तो चूंकि उसमें सिल्ट की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो ऐसे जल में इरोजन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो डाउनस्ट्रीम साइड में इरोजन करता है। जो जल में सिल्ट होता है, चिकनाई वाला पदार्थ, वो विज्ञान के छात्र इसे समझते हैं, तो वह एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता है और डाउनस्ट्रीम साइड में जो भी शैलें होंगी या नदियों के बेडरॉक जिसे कहते हैं, उसमें जो शैलें होती हैं उसमें उतना इरोजन नहीं होता। परंतु यदि जल पूरी तरह से डिवॉइड ऑफ सिल्ट या सिल्ट की मात्रा नगण्य होगी तो उसके इरोजन करने की क्षमता डाउनस्ट्रीम साइड में ज़्यादा होगी और इसलिए डाउनस्ट्रीम में इरोजन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा हमको दिखाई पड़ता है। आठवां प्रभाव है फॉल आउट ऑफ कैनाल इरिगेशन। जलाशय से एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम सिंचाई का प्रबंध करते हैं जो उस जलाशय का कमांड एरिया कहलाता है, जिससे जलाशय का जो भी लेवल है, स्तर है, उससे नीचे वाले क्षेत्रों में कैनाल के जरिए या नहरों के जरिए इरिगेशन या सिंचाई होती है। परंतु इस इरिगेशन के सिस्टम में बहुत ज़्यादा जल की मात्रा छोड़ी जाती है और वाटर लॉस भी इन कैनाल के थ्रू ज़्यादा होता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में जल भराव की स्थिति हो जाती है। जो मृदा है उसका सैलिनाइजेशन होता है, एल्कनाइजेशन हो जाता है और उर्वरा जो शक्ति है उसमें अपने को परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह वास्तव में कैनाल इरिगेशन सिस्टम का एक थोड़ा सा दुष्प्रभाव अपन मान सकते हैं, जो कि पर्यावरण में किसी न किसी रूप से प्रभाव डालता है। नौवां प्रभाव है अपरूटिंग ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। हम ये जानते हैं कि मनुष्य हमेशा पर्यावरण का केंद्र बिंदु रहा है और जब बांध बनाए जाते हैं, खासकर बृहद आकार के बांध और बहुत बड़े क्षेत्र में जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अन्यत्र विस्थापित किया जाता है। चूंकि उस क्षेत्र में रहने वाले निवासी निश्चित तौर पर पहले नदी के किनारे अपनी जीविका चलाते थे कृषि से और या दूसरे जीव जंतुओं के पालन से, अर्थात उनकी जो जीविका थी उस नदी के उपयोग से चलती थी। परंतु चूंकि जल भराव के कारण अब वो क्षेत्र डुबान में आ जाएगा, इसलिए उनको अन्यत्र विस्थापित करना आवश्यक हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या होती है, क्योंकि अपने उस स्थान को जहां वो अपना जीविकापार्जन करता था और उपयोगी जमीन थी, उर्वरक जमीन थी, उसको छोड़कर किसी अन्य जगह पर विस्थापित करना, फिर से जीवन यापन का प्रारंभ करना बहुत कठिन समस्या होती है। 10वां है रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि विस्थापन के पश्चात इनको अन्यत्र बसाना और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराना, ये काफी बड़ी समस्या होती है और इसका जो प्रभाव है उन परिवारों पे जो विस्थापित हुए हैं वो ज्यादा पड़ता है। हालांकि जब भी कोई इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उनमें जो भी विस्थापित हुए लोग हैं उनके रीसेटलमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है और उनको अच्छी सुविधाएं देकर दूसरे स्थान पर फिर से स्थापित किया जाता है। परंतु जो एक मानसिक प्रभाव पड़ता है परिवारों पे जो उस स्थान पे रह रहे हैं, उससे बचना संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से हमने देखा कि समग्र रूप से यदि बांध का बनना और उसका जो भी उपयोग होता है वो तो हम जानते हैं, परंतु साथ में जो समस्याएं हैं वो भी वृहद बांध के बनने के साथ साथ ज़्यादा होती हैं, कम नहीं होती। इसलिए हमको कुछ इस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए कि बहुत बड़े आकार के बांध ना बनाए जाएं, थोड़ा छोटे आकार के बांध बनाए जाएं और संख्या में ज़्यादा बनाए जाएं। तो यह तो योजना और उपयोगिता पे निर्भर करता है, जो हमारे योजनाकार हैं उनकी प्लानिंग पे और उस क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से ये चीज़ें निर्भर करती हैं। धन्यवाद।